नमस्कार। आज बात बांग्लादेश की। यहाँ कहानी उस बांग्लादेश की जो 1971 से पहले कहीं दुनिया के नक्शे पर था ही नहीं। 1947 से 1971 तक ये पूर्वी पाकिस्तान नाम का देश हुआ करता था और उसके पहले अखंड भारत का हिस्सा, गुलाम भारत का हिस्सा, वो भारत जो अंग्रेजों का गुलाम रहा, और उसके पहले वो अलग अलग रूपों में अस्तित्व में रहा लेकिन भारत का हिस्सा बनकर रहा। और जब 1947 में विभाजन हुआ तो एक नहीं, हम एक रेखा को तो याद करते हैं, रेड क्लिफ की वो रेखा, लेकिन वो रेखा केवल पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं थी, एक रेखा पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच में भी खींची गई थी। और उस रेखा की वजह से जो अत्याचार, जो दुराचार पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों ने सहा, तो उसके विद्रोह के स्वरूप में 1971 में उन्होंने बंगबंधु मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अपने आप को मुक्ति वाहिनी के साथ मुक्त कराया। और उस मुक्ति का जश्न मनाते हुए बांग्लादेश एक राष्ट्र के रूप में जब उन्नति के शिखर को छू रहा था, तो अचानक से 5 अगस्त 2024 की तारीख आई और उसके बाद से बांग्लादेश में सब उलट पुलट है। भारत के करीब रहने वाला बांग्लादेश, कभी भारत का हिस्सा रहने वाला बांग्लादेश, आज भारत के साथ पता नहीं क्यों रिश्तों को बिगाड़ने को लेकर बेताब है। और इस पता नहीं क्यों का जवाब बात को समझने के लिए हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। कहानी है बांग्लादेश की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बांग्लादेश में अभी क्या हो रहा है। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। देश में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही बड़े पैमाने पर हिंदुओं के घरों को और मंदिरों में तोड़फोड़ कर दी गई। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू, जब हम बांग्लादेश के संदर्भ में अल्पसंख्यक कहते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। हमारे देश में अल्पसंख्यक का मतलब ज्यादातर मुसलमानों से लिया जाता है क्योंकि वो यहाँ पर हिंदुओं के मुकाबले कम तादाद में है, कम संख्या में है। तो अल्पसंख्यक का मानी ये होता है कि आप किस देश में कितनी संख्या में हैं। तो वहां पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है वो हिंदू हैं और उनके खिलाफ ये हिंसा अभी भी लगातार जारी है। नवंबर महीने के आखिर में हिंसा की इन घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी हो गई, बहुत तेजी से इजाफा हो गया। हिंसा की इन घटनाओं में बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात ए इस्लामी और खिलाफत मजलिस का हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश की हिंदू बौद्ध ईसाई काउंसिल का कहना है कि अगस्त से अब तक हिंदुओं पर हमले की 3000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के लिए जिम्मेदार संगठनों के साथ पाकिस्तानी उच्चायोग की बैठकों की जानकारी भी सामने आई है। मतलब वो संगठन जो लगातार इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, इस हिंसा में शामिल हैं, उन लोगों के साथ पाकिस्तानी उच्चायोग की बैठक होती है तो समझ में आता है कि माजरा क्या है। बात समझने वाली यह है कि वो पाकिस्तान जो अस्तित्व में आया और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान पर उसने अपना शासन इस तरीके से चलाया कि नागरिक बदहाल हो गए, उस पाकिस्तान से पीछा छुड़ाने वाला बांग्लादेश, वहां की जिहादी ताकतें, वहां की कट्टरपंथी, चरमपंथी और उग्रवादी ताकतें आज उसी पाकिस्तान से हाथ मिलाकर बैठी हैं। और इस सारी हिंसा का खेल इस तरह से जारी है कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तान के हाथ हुए बिना वैसे भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना मुमकिन नजर नहीं आता। दरअसल इस पूरी घटना के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हुई इस्कॉन के संत की गिरफ्तारी हुई और उस मामले में क्या हो रहा है इस बात को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। 5 अगस्त के बाद दरअसल जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ने लगे तब इसके विरोध में सनातन जागरण मंच बनाया गया। इस्कॉन से जुड़े चिन्मय दास को इसका प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। जी हाँ, इन्हीं चिन्मय दास का नाम सबसे ज़्यादा आया। इनकी तस्वीरें आपने टेलीविज़न चैनलों पर, वेबसाइटों पर, यूट्यूब पर और वेबसाइट्स पर देखी होंगी। इन चिन्मय दास के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर पूरा देश हिल गया और देश को लगा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। लोग सड़कों पर निकल भी रहे हैं लेकिन बांग्लादेश की स्थिति पर काबू पाना इस तरीके से संभव नहीं हो पा रहा है। चिन्मय इसी मंच के द्वारा, जो उन्होंने सनातन जागरण मंच बनाया था, आंदोलन के जरिए हाल ही में चटगांव और रंगपुर में बड़ी रैलियां उन्होंने आयोजित की थी। इन रैलियों में चिन्मय ने हिंदू समुदाय के अधिकारों के बारे में बात करते हुए कई भाषण दिए। इन्हीं प्रदर्शनों के बीच 25 अक्टूबर को चिन्मय और 18 अन्य लोगों पर चटगांव के न्यू मार्केट चौराहे पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर भगवा झंडा फहराने का आरोप लगा दिया गया। 30 अक्टूबर की रात को कोतवाली थाने में चिन्मय और 18 अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया। 25 नवंबर को उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध बांग्लादेश के बाहर भी बढ़ गया। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने इन हिंसक घटनाओं और चिन्मय दास की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, आवाज उठाई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सारी इतनी घटनाएं हो क्यों रही है और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो क्या कर रही है। सबसे बड़ा मसला ही तो ये है कि संवैधानिक वैधता नहीं होने के बाद भी मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ, ये वही मोहम्मद यूनूस है जो कभी माइक्रो फाइनेंसिंग को लेकर चर्चा में आए, कई पुरस्कार प्राप्त किए और अमेरिका की आंख का तारा बने हुए हैं। इसके पीछे इसीलिए अमेरिकी हाथ होने की बात भी आई कि अचानक से जो छात्र आंदोलन के नाम पर, छात्र विरोध के नाम पर जो कुछ बांग्लादेश में हुआ और अचानक से शेख हसीना का तख्ता पलट दिया गया, उसके बाद मोहम्मद यूनूस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बना दिया गया। उनकी सरकार ने आतंकी संबंध रखने वाले जिहादी संगठनों से प्रतिबंध हटा दिए, हिंसा का समर्थन करने वालों को जेल से रिहा कर दिया, बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द तक हटाने का ऐलान ये मोहम्मद यूनूस कर चुके हैं। इतना ही नहीं, नई घोषणाओं में इस सरकार ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश की करेंसी नोट से, यानी बांग्लादेश में जो करेंसी छपती है, जो नोट छपते हैं, उससे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का चित्र हटा दिया जाएगा। जिस तरह भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूजनीय हैं और भारत के नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर होती है, उसी तरह बांग्लादेश में उसको मुक्ति दिलाने वाले मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं तोड़े जाने की खबरें आती रही। उसके दृश्य भी सामने आए थे जब ये पूरा छात्र आंदोलन का नाटक रचा गया था बांग्लादेश में। लेकिन उससे आगे बढ़कर मोहम्मद यूनूस असल में चाहते क्या हैं, इसके कुछ झलकियां इसकी उनके इन निर्णयों से हमें मिलती हैं कि वो जब कहते हैं कि करेंसी नोटों से भी मुजीबुर रहमान का चित्र हटा दिया जाएगा और इसकी जगह जुलाई के हिंसक छात्र आंदोलन के चित्र करेंसी नोट पर छापे जाएंगे। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार ने कोलकाता और अगरतला से अपने राजनयिकों को भी स्वदेश लौटने के लिए कह दिया गया है। वहीं पाकिस्तान के साथ 53 साल में पहली बार 25,000 टन की चीनी का आयात करने की तैयारी में भी बांग्लादेश है और ये सारे कदम अंतरिम सरकार का रुख, मोहम्मद यूनूस का रुख बताने के लिए पर्याप्त है। जो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता था, जिसके साथ उन्होंने कूटनीतिक और व्यावसायिक नाते भी बहुत सीमित रखे थे, उसी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश अगर इस तरह से गलबैयाँ कर रहा है, चीनी का आयात किया जा रहा है, व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि शुरुआत में तो पाकिस्तान ही वो देश था जिसकी वजह से बांग्लादेश बुरी स्थिति में था। वहाँ पर लगातार संघर्ष हुआ 1947 से लेकर 71 तक। वो पूरा अपने आप में इतिहास है जिस पर हम बात को समझो भी कर चुके हैं और उसमें हमने बताया कि किस तरह से मुक्ति वाहिनी के माध्यम से भारत का सहयोग इसमें रहा, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय सेना से मदद मांगी गई और मदद दी गई, लेकिन पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार किया। बांग्लादेश एक राष्ट्र के रूप में उभरा। लेकिन अब मोहम्मद यूनूस किसके हाथों में खेलकर उसी बांग्लादेश को फिर से पाकिस्तान और चीन की गोद में बैठाना चाह रहे हैं, किसके इशारों पर वो ये सब कर रहे हैं, इसको आसानी से समझा जा सकता है। नोट से बंगबंधु की तस्वीर को हटाना, चीनी का आयात करना पाकिस्तान से, अपने राजनयिकों को कलकत्ता और वापस बुलाना और साथ ही संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द तक को हटा देने की बात करना, ऐसा कट्टरपंथी मुल्क बनाने की कोशिश जब मोहम्मद यूनूस करते हैं और दुनिया के चौधरी बनने वाले अमेरिका सहित तमाम देश यूरोप के चुप रहते हैं, तब समझ में आता है कि इनका रुख अलग अलग देशों को लेकर अलग होता है। इजराइल और हमास के संघर्ष को ये अलग तरीके से देखते हैं, रूस और यूक्रेन के संघर्ष को ये अलग तरीके से देखते हैं और भारत के हितों को ये बहुत अलग तरीके से देखते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार इनके लिए अत्याचार है ही नहीं, केवल एक बयान दे देने भर से इनका काम नहीं हो जाएगा। सवाल यह है कि अगर दुनिया इस तरीके से इस पूरी हिंसा को लेकर आगे नहीं आ रही तो भारत इस मामले में क्या रुख रखता है। 5 अगस्त को हुए तख्तापलट के बाद से भारत की ओर से बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति उठाक पटक पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। सत्ता परिवर्तन के वक्त एक तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत से मदद मांगी तो उनके विमान को भारत में उतरने की अनुमति दी गई। दूसरी ओर अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनूस को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके बधाई दी। मतलब भारत ने राजनयिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर हर वो संभव कोशिश की जिससे बांग्लादेश से संबंध अच्छे रहें। वहाँ पर किसकी सरकार है इसको भारत नियंत्रित नहीं कर सकता। शेख हसीना ने मदद मांगी तो एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते उस मदद को कर दिया गया। लेकिन मोहम्मद यूनूस को जब अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया तो उनको भी फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। मतलब भारत चाहता था कि रिश्ते संतुलित, संयमित बने रहे, हमारे रिश्ते खराब ना हो और हम किसी भी तरह का हस्तक्षेप बांग्लादेश में नहीं करना चाहते थे। इस सारे से स्पष्ट होता है। लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के मामले बढ़ते गए। संत चिन्मय प्रभुदास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर बढ़ते हमले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने 26 नवंबर को एक बयान में गहरी चिंता व्यक्त की। मंत्रालय ने कहा, यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और उन अल्पसंख्यकों पर किए गए हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी
और लूटपाट के साथ साथ चोरी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुई हैं। मंदिरों में देवताओं की प्रतिमाओं को अपवित्र करने की कोशिशें की गई हैं, उनको तोड़ा गया है और ये सब गहरी चिंता का विषय है। विदेश मंत्रालय ने, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। ये महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने किसी आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन हिंदुओं पर अगर अत्याचार हो रहा है, हमारे नागरिकों पर अत्याचार हो रहा है, देश के लोग चिंतित हैं, तो उस चिंता को मुखरित करना भारत का फर्ज बनता है। अमेरिका का एक नागरिक कहीं भी कहीं हताहत होता है और उस पर उंगली उठाई जाती है तो वो तैश में आता है, हमले करता है, उस देश को धमकाता है। भारत ने तो केवल एक बयान जारी किया है और उसके बावजूद दुनिया के चौधरी अगर मुंह में दही जमा कर बैठते हैं तो ये चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी समझने की कोशिश बात को समझो में करते हैं कि दुनिया के अन्य मुल्कों का इस पर रुख क्या है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लियॉड ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के दमन को चिंताजनक बताया और कहा कि सभी को अपने धर्म को मानने का हक है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी बांग्लादेश से लोगों के धार्मिक और बुनियादी मानवाधिकारों की स्वतंत्रता बरकरार रखने की अपील की है। इसी तरह ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी निचले सदन में भी बांग्लादेश में बिगड़ते हालात पर इसी सप्ताह चर्चा हुई। हालांकि कुछ वक्त पहले तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर पश्चिमी देशों की चुप्पी ही कायम थी और इसकी निंदा सब तरफ हो रही थी। इसके बाद धड़ाधड़ एक के बाद एक बयान आने चालू हुए हैं, लेकिन इन बयानों से हिंसा नहीं थम रही है। जिस तरह के कदम उठाते हुए मोहम्मद यूनुस दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि इन सारे बयानों से उन पर कोई असर पड़ेगा। दरअसल बांग्लादेश की यूनुस सरकार को अमेरिका की बाइडेन सरकार का समर्थन प्राप्त है, ये किसी से छुपा नहीं है। कई विशेषज्ञ उम्मीद जता रहे हैं कि ट्रंप की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप चुन लिए गए हैं राष्ट्रपति, लेकिन 20 जनवरी को शपथ लेकर वो बाकायदा अपना काम शुरू करेंगे और उनके आने के बाद शायद हालात बदल सकते हैं। खुद ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की आलोचना कर चुके हैं। अब जब ये पूरी घटना हमने देखी कि इस वक्त बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो चलते चलते बात को समझो में, ताकि सनद रहे, ताकि आपको पता रहे, इस खातिर और इस वीडियो में भी दर्ज हो जाए, इस पूरे मामले का मूल यानी 5 अगस्त के तख्तापलट की कहानी को भी जान लेते हैं। 5 अगस्त के तख्तापलट की कहानी एक छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुई। आंदोलनकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण का विरोध कर रहे थे। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध और तेज कर दिया। शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संख्या दे दी। इससे यह आंदोलन और भड़क गया। आंदोलन के बीच 21 जुलाई को देश की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को 56% से घटाकर 7% कर दिया। इसमें 5% आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों के लिए थे। इसके बाद भी, मतलब स्वतंत्रता संग्राम से सेनानी दरअसल वही थे जो मुक्ति वाहिनी में थे और माना यह जा रहा था कि मुक्ति वाहिनी के जितने भी आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिवार वही हैं जो शेख हसीना की पार्टी का समर्थन करते हैं, इसलिए उनको मिलने वाला जो आरक्षण है वो बंद होना चाहिए। इसको कोर्ट ने बाकायदा कम कर दिया, 7% तक ले आए 56% से। लेकिन उसके बाद इससे भी ये स्पष्ट होता है कि ये पूरा जो छात्र आंदोलन का नाटक हुआ है बांग्लादेश में, उसका असली मकसद ही शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट था। मांगे मान लेने के बाद भी अगर आंदोलन होता है, हिंसक होता है, स्पष्ट हो जाता है कि वहां से मोहम्मद यूनुस को बिठाने का खेल पश्चिमी ताकतें और विदेशी ताकतें कर रही थी। उनका मकसद आरक्षण को कम करना था ही नहीं। देश भर में जारी हिंसा के बीच 1 अगस्त को बांग्लादेश की सरकार ने आतंकवादी विरोधी अधिनियम के तहत कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये वही संगठन है जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान गलबहियां कर रहा है। ये वही संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगाया था शेख हसीना की सरकार ने, क्योंकि वो इस पूरे आंदोलन का हवा दे रहा था। और इसी आंदोलन के चलते 4 अगस्त तक 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मतलब जो लोग हिंसा में, खून खराबे में शामिल थे, उनको प्रतिबंधित रखकर जेल में रखने की बजाय मोहम्मद यूनुस ने आने के बाद अगर उन सबको रिहा करने का, उनकी शक्ति को बढ़ाने का काम किया है, तो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे के राज खुलते हैं। और इसीलिए आज के बात को समझो में फिर से पुरानी घटनाओं का हवाला दिया गया। उस वक्त हमको लग रहा था कि छात्रों का आंदोलन है, आरक्षण को लेकर नाराजगी है, आरक्षण भारत में भी बड़ा मुद्दा है, आरक्षण को लेकर भारत में भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, हिंसा भी हो चुकी है, छात्र बेकाबू हुए हैं, उग्र हुए हैं, सड़कों पर आए हैं। लेकिन यह मामला उतना सामान्य था नहीं जितना दिखाया गया। दरअसल ये पूरा खेल ही राजनीतिक उठापटक और कूटनीतिक षड्यंत्र का था। कूटनीति के ये षड्यंत्र कहां तक पहुंचते हैं,
इसकी तस्दीक वहां से होती है जहां से मोहम्मद यूनुस के निर्णय शुरू हो रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश में उस वक्त हालात बेकाबू होते चले गए और आखिरकार 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली गई। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमाया। उस वक्त की जो तस्वीरें थी, किस तरीके से खाया पिया गया, प्रधानमंत्री के आवास को लूटा गया, उनके अंतर वस्त्रों तक का प्रदर्शन किया गया। बहुत ही शर्मनाक दृश्य बांग्लादेश की जमीन से पहुंचे थे दुनिया में और उनकी कड़ी आलोचना भी पूरी दुनिया में हुई थी। लेकिन इसके बाद देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और जिसके मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, और यही मोहम्मद यूनुस इस पूरी घटना के केंद्र में हैं, जो लगातार भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने को आमदा हैं। और भारत के साथ वो रिश्ते अपने दम पर नहीं बिगाड़ रहे होंगे, उनके पीछे जो ताकतें हैं उनकी तरफ हमको इशारा तभी मिल जाता है जब पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी जमात इस्लामी जैसे संगठन के नेताओं से बात करते हैं। ये आतंकवादी संगठन ही हिंसा फैलाते हैं पूरी दुनिया में, ये आतंकवादी संगठन ही भारत में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं। इसी तरह के आतंकवादी संगठन किसी भी देश को शांति से जीने नहीं देना चाहते। बांग्लादेश जो तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा था, दुर्भाग्य से एक तख्ता पलट जिसको छात्र आंदोलन की आड़ में किया गया, अब उसके दुष्परिणाम भुगत रहा है। कभी अंतरिम सरकार बदलेगी ये भी नहीं कहा जा सकता। मोहम्मद यूनुस तो कह रहे हैं कि 4 साल लग जाएंगे। उनको तत्काल अंतरिम सरकार इसलिए बनाई गई थी कि तत्काल चुनाव कराने थे। लोकतांत्रिक शक्ति नहीं है मोहम्मद यूनुस के पास, जनता ने वोट देकर उनको नहीं चुना है। इसीलिए एक तरह से तानाशाही की सरकार बांग्लादेश में चल रही है। भारत ने चुपचाप ये सब देखा है क्योंकि वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन बात बढ़ती जा रही है। भारत के विदेशी हितों पर भी ये प्रहार कर रही है। और अगर हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन है तो जमात इस्लामी क्यों नहीं, और अगर हिजबुल्ला को नेस्तानबूद करने के लिए दुनिया के चौधरी एक हो सकते हैं तो जमात इस्लामी द्वारा हिंदुओं पर और वहाँ के नागरिकों पर, अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को और उनको बर्बर तरीके से मारे जाने को भी उसी तरीके से प्रतिशोध और प्रतिकार की भावना से क्यों नहीं लिया जाता, ये बात समझने वाली है। और इसी तरह की बातों को समझने और समझाने के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।